अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम किंगडम प्रोक्रियोर्स करेंगे। प्रोक्रियोर्स मीन बिफोर न्यूक्लियस। तो मैं ये 14 दिन में आपके लिए 14 चैप्टर लेके आ रहा हूँ ताकि आपकी 14 दिन के अंदर तैयारी हो जाए पहले की। फिर हम इसके बाद इसके सारे चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो एमसीक्यू भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम सारे बोर्ड्स के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के पंजाब के बोर्ड्स हैं उसके अंदर जितने भी आए हुए हैं एमसीक्यू उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये पहले हम फुल चैप्टर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है। तो अगर ये आप एक दिन में भी एक चैप्टर को याद कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी 14 दिन में बायोलॉजी की तैयारी। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें। जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं और वही रिपीट होते हैं बाद में। ठीक है। तो आज हमने चैप्टर करना है किंगडम प्रोक्रियोर्स। प्रोक्रियोर्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस। प्रो मीन पहले, ये एक ग्रीक वर्ड है। प्रो का मीन पहले एंड कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस बनने से पहले। यानी आप इनको ये कह सकते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम किंगडम प्रोक्रियोर्स के अंदर रखते हैं। तो इसमें मोस्टली दो तरह के आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल देनी है कोई भी बैक्टीरिया लिख दें, कोई और यहाँ से साइनोबैक्टीरिया, ब्रू ग्रीन एल्गी भी इसके अंदर आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया कैसे हुई। ठीक है। तो ये स्मॉल क्रीचर जो है ये हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती, तो इसको देखने के लिए फिर हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। तो इसकी इन्वेंशन जो है सबसे पहले एक डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीवनहोक ने की। ये जो लीवनहोक था इसने पहले एक तो प्लांट का सेल देखा। ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करके उसने देखा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ठीक है। और उनकी उसने फिर डायग्राम भी ड्रा की, ड्राइंग भी ड्रा की और उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी। उस छोटी स्मॉल क्रीचर को इसने क्या कहा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है डिफरेंट बोर्ड के अंदर। इसको एनिमल क्यूब्स का नाम दिया है इसने। ठीक है। ही फर्स्टली ऑब्जर्व स्मॉल क्रीचर इन रेन वाटर। बाद में उसने कंफर्म किया कि ये सलाइवा के अंदर भी होता है, विनीगर एसिटिक एसिड के अंदर भी होता है, इन्फ्यूजन के अंदर भी होता है। इन्फ्यूजन होता है जो डिफरेंट चीज़ों के मिलने से जो चीज़ बनती है, और अदर सब्सटेंसेस के अंदर भी होता है। तो वैसे तो बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले उसने इन चीज़ों के अंदर इसको देखा। ठीक है। तो इसके बाद जो प्रोग्रेस हुई साइंस के अंदर, तो उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का भी रोल आया। बाद में सबसे ज़्यादा जो माइक्रोब के ऊपर सर्च की वो लुईस पास्चर ने जो है ना इसके काम को कंफर्म किया कि माइक्रोब जो होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है। पास्चर वेंट ऑन मेकिंग मैनी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवरी दरियाफ्तें की और मेडिसिन के अंदर। ठीक है। हिज मेन अचीवमेंट आर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर डिजीज एंथ्रैक्स। ये बहुत कॉमन डिजीज थी उस टाइम में, तो उसके लिए इसने वैक्सीन बनाई। इसके अलावा फाउल का जो ये चिड़िया का कालरा था, यानी कि हैजा जिसको कहते हैं, रेबीज जो कुत्ते के काटने से वायरस एनिमल के अंदर दाखिल हो जाता है। He also made a significant contribution in the development of pasteurization process. Pasteurization process क्या होता है कि आप मिल्क को 72 या 71 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करते हैं 15 सेकंड के लिए या आधे घंटे के लिए 62 पॉइंट समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, तो वो सारा हो जाता है प्यूरिफाइड। इसके अलावा ये जो पास्चर है इसने फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी डिस्कवर किया। फर्मेंटेशन क्या होती है, अल्कोहल की प्रोडक्शन। ठीक है। तो इसने जो है माइक्रोब को यूज करते हुए अल्कोहल और दूसरे एसिड बनाए। ठीक है, जो आजकल यूज होते हैं।
ही प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म could cause disease। इसने ये भी बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज का सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है लुईस पास्चर के बाद वो रॉबर्ट कोच का, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने जो है वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी, ठीक है। और इसके अलावा इसने रॉड शेड बैक्टीरिया भी आइसोलेट किया जो स्क्वायर एंड थे उसके, यानी कि चकोर एंड थे उसके बैसिलाई फ्रॉम ब्लड ऑफ शीप, तो जो एंथ्राक्स करता है, ठीक है। इसके अलावा इसने टीबी का बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया, कालरा का बैक्टीरिया भी डिस्कवर किया, और इसने 4 पास्चुलेट जो है ना पेश किए। इसके पास्चुलेट क्या है? A specific organism can always be found in association with a given disease। कहता है कि एक डिजीज होनी है, लेट्स सपोज कालरा होनी है, ठीक है, तो वो एक बैक्टीरिया काज करेगा, विब्रियो कालरा, ठीक है। तो कहता है कि जो भी किसी ऑर्गेनिज्म को डिजीज होती है वो एक माइक्रोब की स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड एसोसिएटेड विद गिवन डिजीज। मसलन टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होगा, टीबी का बैक्टीरिया होगा, कालरा के लिए विब्रियो कालरा का होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो एंथ्राक्स है उसके लिए बैसिलाई की स्पीशीज होगी। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी। कहता है वो जो डिजीज कर रहा है बैक्टीरिया उसको हम सेपरेट करके उसका कल्चर करेंगे तो उसको हम लहदा से प्योर कल्चर की उसका लेबोरेटरी में बना सकते हैं। प्योर होता है जिसमें कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, सिर्फ उसी का कल्चर हो। द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज एंड इनोकुलेटेड इनटू द ससेप्टिबल एनिमल। कहते हैं जो जिन एनिमल को वो डिजीज हो सकती है, अगर वो बैक्टीरिया उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उनको वो डिजीज हो जाती है, ठीक है। तो प्योर कल्चर जब हम किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में मसलन ह्यूमन को हो जाता है कालरा, तो अगर कालरा का बैक्टीरिया उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो उनको कालरा हो जाएगा। ससेप्टिबल जिनको वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू रिकवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड है, ठीक है। और इसने ये भी कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट हो जाते हैं उसे आप प्योर कल्चर ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और बाद में इसके थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है जो है ना मिली, उसको फेम मिला। कोच एंड हिज कोलीग इन्वेंटेड मैनी टेक्निक्स। कौन कौन सी? इनोकुलेशन क्या होती है? आपने जो है एगर प्लेट बनाई है, उसके ऊपर बैक्टीरिया की कल्चरिंग करना और उसको इंक्यूबेट करना 3 दिन के लिए ताकि प्योर कल्चर आ जाए। एक्सुलेशन यानी कि उस प्योर कल्चर से एक दोबारा रिकल्चरिंग करना, आइसोलेट करना बैक्टीरिया। मीडिया प्रिपरेशन, ये जो हम एगर मीडिया बनाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर, और उस प्योर कल्चर को सेव करना। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिमेन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और स्पेसिमेन को तैयार करना, ठीक है। अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होता है। ये एयर के अंदर, लैंड, वाटर, ऑयल डिपोजिट यानी कि ऑयल रिफाइनरी के अंदर, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, मैन, एनिमल, हर जगह मौजूद है। कोई भी आपको आती है चीज़ लिखने के लिए वो लिख दें, हर जगह मौजूद है। देयर काइंड एंड नंबर वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर उनके कंडीशन ज़्यादा सूटेबल होंगी तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं होंगी तो वो कम क्वांटिटी में होंगे। सम बैक्टीरिया आर ऑलवेज प्रेजेंट इन कंट्रीब्यूट टू द नेचुरल फ्लोरा, यानी कि नेचुरल जो हमारा फ्लोरा बनाते हैं, नबातात बनाते हैं। अदर आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। मसलन जो हार्ट स्प्रिंग से हम बैक्टीरिया लेते हैं, उसे एक एंजाइम हम लेते हैं। मसलन ये जो आपका टैग पॉलीमरेज है, ये हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यानी कि जो हार्ट स्प्रिंग का बैक्टीरिया होता है उससे हम सेपरेट करते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन एसिडिक सॉइल के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो अल्कलाइन पीएच पे ग्रो करते हैं, उसको हम
अल्कलाइन बैक्टीरिया कहते हैं, और जो एसिडिक पीएच पे करते हैं उसको एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक एंड एसिडोफिलिक। जो बेसिक पीएच अल्कलाइन पीएच पे होते हैं उनको बेसोफिलिक कहते हैं, और जो एसिडिक पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं उसको एसिडोफिलिक कहते हैं। हाईली सलाइन एनवायरनमेंट एंड इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल एंड वाटर, हर जगह ये मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर 4 चीज़ें तो मस्ट हैं। कौन कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमैटिन बॉडी। सेल वाल जो है वो सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा के अलावा सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वाल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वाल नहीं होती। लेकिन ये 4 चीजें, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमैटिन, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ये सब के अंदर कॉमन होती है। The majority have cell wall which gives shape to the bacteria। तो माइकोप्लाज्मा के अलावा तकरीबन सबके पास सेल वाल होती है जो उसको शेप देती है कि ये राउंड शेप में होंगे या बेसिलाई शेप में होंगे या रॉड शेप में होंगे। तो इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, मसलन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिल्लाई, फैब्री एंड ग्रैन्यूल आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया, लेकिन ये सब बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के अगर साइज की रेंज देखें तो ये वाइड रिवर्स होती है, 0.1 से लेके 600 माइक्रोमीटर ओवर ए सिंगल डायमेंशन। बैक्टीरिया वेरी इन साइज एज मच एज इन शेप। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो माइकोप्लाज्मा है, आर अबाउट 100 to 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरस। लार्जेस्ट वायरस जो है वो पॉक्स वायरस हैं जो सबसे बड़े हैं। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया सबसे बड़े वायरस के साइज के इक्वल होता है। ई कोलाई ए बैसिलस अबाउट एवरेज साइज ऑफ 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर, यानी कि वेट बाय 2 to 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग, यानी कि डायमीटर इसका 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर होता है और 2 to 6 मीटर लॉन्ग होते हैं ये माइक्रोमीटर। Some spirochetes occasionally reach 500 micrometer in length, whereas Staphylococcus and Streptococci have 0.75 to 1.25 micron in diameter, ठीक है। तो ये है, ये शेप आपको मैंने बताया 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एक हेलिकल जिसको स्पाइरिला कहते हैं, दूसरी रॉड जो राउंड होती है, जो रॉड शेप होते हैं, लंबे लंबे रॉड की तरह, और तीसरी है कोकाई, यानी कि राउंड शेप होते हैं। की शेप में सबसे पहले कोकाई को डिस्कस करते हैं। तो कोकाई में क्या होते हैं, स्फेरिकल या ओवल बैक्टीरिया होते हैं, बैजनी शक्ल के। तो ये सिंगल अगर है तो उसको कोकाई कहेंगे, और अगर ये पेयर के अंदर है तो उसको डिप्लोकोकस कहेंगे, और अगर ये स्टेट चेन के अंदर है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकाई कहेंगे। और अगर इसकी 1 प्लान में डिवीजन होती है, ठीक है, तो टेट्राड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर ये आप देख सकते हैं, अगर 1 प्लेन में होती है तो डिप्लोकोकस प्रोड्यूस होते हैं, और अगर 2 प्लेन में होती हैं तो ये चिपोर, यानी कि 4 साइडों वाले टेट्राड प्रोड्यूस होते हैं। और अगर 3 प्लेन में होती हैं तो 8 प्रोड्यूस होते हैं। तो 8 अगर प्रोड्यूस होंगे तो उसको सार्सिना कहते हैं। ये भी आपको बार बार आता है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सार्सिना, ठीक है। तो अगर 3 प्लेन में जो है कोकाई की डिवीजन होती है तो सार्सिना प्रोड्यूस होता है, और अगर मैनी प्लेन्स के अंदर डिवीजन होती है तो स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस होता है, जो कि इरेगुलर कोकाई होते हैं, ठीक है। डिप्लोकोकस में क्या है, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया है जो निमोनिया काज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस आर सम एग्जांपल ऑफ कोकाई। ये स्टेफिलोकोकाई जो है ये अरेंजमेंट होती है इरेगुलर, ग्रैब लाइक, जिस तरह अंगूर के दाने नहीं होते हैं इरेगुलर, उस तरह की होती है। इसी तरह बैसिलाई शेप को देखें तो अगर सिंगल है तो उसको बैसिलाई कहेंगे, और अगर 2 हैं यानी कि 1 प्लान में डिवीजन होती है इसको डिप्लोबैसिलस कहते हैं, और अगर बहुत से हैं तो इसको बहुत स्टेट चेन में होते हैं तो इसको
स्टेप्टोबैसिलाई कहते हैं। इसी तरह ये स्पायरोकीट हैं, इनकी जो शेप होती है वो स्पाइरल शेप होती है, ठीक है। द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया आर स्पाइरल कार्ड, स्पाइरल का में 1 और 3 फॉर्म, इसमें विब्रियो भी हो सकता है, विब्रियो कॉलरा जो कि ऐसा काम कर सकता है। ए स्पाइरलम और स्पायरोकीट, स्पायरोकीट होता है जो लंबे लंबे स्पाइरल की फॉर्म में होता है, ठीक है। स्पाइरलम इज ए थिक रिजिड स्पाइरल, स्पायरोकीट इज ए थिन, ये जो स्पायरोकीट होती है ये थिन होती है, और जो आपका स्पाइरलम होता है जो सिंगल होता है वो थिक होता है, ठीक है। ये स्पायरोकीट इज ए थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल, एग्जांपल ऑफ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया आर विब्रियो कॉलरा एंड हाइपोमाइक्रोबियम, ठीक है। आगे आ जाए फ्लैजेला के, अगर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को देखें तो फ्लैजेला एंड देयर फ्रिक्शन। तो फ्लैजेला को अगर देखें तो ये बेस से बेसल बॉडी से स्टार्ट होता है, बेसल बॉडी होती है जो साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होती है, साइटोप्लाज्म के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद आती है सेल वाल, सेल वाल से फिर निकलता है, यानी कि ये साइटोप्लाज्म से बेसल बॉडी स्टार्ट होती है और वहां से फ्लैजेला स्टार्ट होता है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली थिन एयर लाइक अपेंडेजेस, बहुत ही छोटे और पतले और एयर लाइक ये जो अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेसल बॉडी से स्टार्ट होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं जिसको फ्लैजेलन कहते हैं, और इसकी टाइप्स है फ्लैजेला की ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑन द बैक्टीरिया। अगर बिल्कुल उसके ऊपर फ्लैजेला नहीं है तो उसको एट्राइकस कहते हैं, और अगर एक साइड पे एक फ्लैजेला है तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं, ठीक है। अगर एक साइड पे एक फ्लैजेला, ठीक है, और अगर बहुत से हैं एक ही साइड पे, देन दे आर कॉल्ड लोफोट्राइकस फ्लैजेला, ठीक है, ठीक है। और एम्फीट्राइकस क्या होता है, अगर दोनों साइडों के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है, यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइड पे फ्लैजेला है, और लोफोट्राइकस अगर एक साइड पे बंच ऑफ फ्लैजेला है, और पेरिट्राइकस पूरे जो है बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला का काम क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और जो कोकाई की टाइप्स हैं उसमें फ्लैजेला नहीं होते, या होते भी हैं तो बहुत ही कम, ठीक है। फ्लैजेला का जो पहले फ्लैजेला का स्ट्रक्चर आया, फिर उसके फंक्शन क्या है, मोटिलिटी में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये अगर कोई केमिकल को देख के उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ऐसे फ्लैजेला जो केमिकल को देख के उस साइड पर मूव करते हैं उसको हम केमोटैक्सिस कहते हैं, उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, केमोटैक्सिस। पिल्लाई एंड देयर फंक्शन, these are hollow and non-helical filamentous appendages, ये hollow होती हैं, अंदर से हाली होती हैं, इनका हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये फिलामेंटस appendages रहती हैं, ठीक है। ये इनका साइज फ्लैजेला से कम होता है और ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती। पिल्लाई आर ओनली प्रेजेंट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पिल्लाई प्रेजेंट होते हैं। दे मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलन जिसको कहते हैं, पिलन प्रोटीन के बने होते हैं ये, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इनका काम है कंजुगेशन, यानी कि ट्यूब बनाना डीएनए का एक बैक्टीरियम रेसिपिएंट से डोनर के अंदर ट्रांसफर हो, यानी कि डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ट्रांसफर हो, ठीक है। तो इनका ये मेटिंग में काम होता है, कंजुगेशन में काम होता है। तो ये डीएनए के ट्रांसफर का एक तरीका होता है, पिल्लाई जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। सम पिल्लाई फंक्शन एज अ मींस ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेसेस, यानी कि दे आर एक्ट एज ए रिसेप्टर साइट्स। The cell develop. The outer wrapping of bacterial surfaces and walls are very diverse. बहुत diverse होती हैं, किसी में कैप्सूल होता है, किसी में स्लाइम होता है, किसी में सिर्फ सेल वाल होती है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। Collectively, complex of layer of external to cell protoplasm are called cell envelope and include
कैप्सूल, स्लाइम एंड सेल वॉल। 3 चीज़ें होती हैं सेल एनवेलप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कैप्सूल का को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें इन तीनों में जो सेल एनवेलप में अगर आपको आ जाए क्वेश्चन व्हाट इज सेल एनवेलप, तो आपने लिखना है सेल एनवेलप कंटेन्स 3 थिंग्स, कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कैप्सूल का लिखना है। कैप्सूल क्या होता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड यूनिट एंड प्रोटीन। ये प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड यूनिट ये तो तीनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। या एक होता है या प्रोटीन भी हो सकता है, पॉलीसैकेराइड दोनों भी हो सकते हैं। कैप्सूल इज टाइटली बाउंड टू द सेल, ये सेल के ऊपर टाइटली बाउंड होता है। इट हैज थिकर, बहुत थिक इसकी सरफेस होती है। गमी नेचर, ये गमी का मतलब है जो अटैचमेंट शो करे, यानी कि चिपचिपा हो। दैट गिव अ स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जोड़ने का काम करता है। आर टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जो अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उनकी कॉलोनीज बनाने यानी कि आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स पैथोजेनिसिटी, ये डिजीज काज करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिजीज काज करने की एबिलिटी होती है वो स्लाइम के अंदर होती है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होता है। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज, ये हार्ड है और ये लूज है, ठीक है। ये थिकर मटेरियल है, ये सॉल्युबल मटेरियल होता है। सॉल्युबल शीट ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल व्हिच इज कॉल्ड स्लाइम कैप्सूल एंड स्लाइम प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिटी टू बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, यानी कि इसको एंगल्फमेंट मैक्रोफेजेस जो एंगल्फमेंट शो करते हैं, खाना शो करते हैं, वो इसकी मौजूदगी में नहीं होता। इसलिए ग्राम नेगेटिव ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसके नीचे जो है सेल वॉल होती है, ये जो कैप्सूल और स्लाइम, ठीक है। ये सब बैक्टीरिया में नहीं होता, तो ये कुछ बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव वगैरह होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ए रिजिड स्ट्रक्चर, इसी की वजह से बैक्टीरिया की एक शेप होती है सेल वॉल की वजह से, ठीक है। ये सेल वॉल का क्या फंक्शन है? ये ऑस्मोटिक लाइसिस से बताता है, या अगर ये सेल वॉल ना हो तो पानी बैक्टीरिया के अंदर चला जाए और वो बस्ट हो, ठीक है। यानी कि ऑस्मोटिक लाइसिस से ये जाती है, पानी अंदर डायरेक्टली नहीं जाता। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ये याद रखना है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये बार बार आपको एमडी कैट में भी आता है और डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर भी आता है। तो आपको पता ही है स्टेनिंग के दौरान जो बैक्टीरिया की 2 टाइप्स हमें पता चलेंगी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? उसमें जो ग्राम क्रिस्टियन ग्राम ने जो डेवलप किया था कलर, तो ग्राम पॉजिटिव में पर्पल कलर आता है। क्यों पर्पल कलर आता है? वो आगे स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसमें प्राइमरी डाई जो है वो रिटेन होता है, ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनता है और ये पर्पल वायलेट कलर देता है, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर देता है, ये सेकेंडरी कलर को रिटेन करता है और ग्राम पॉजिटिव प्राइमरी कलर को रिटेन करता है। देयर आर मेनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स, उसको आप देखेंगे। तो अगर हम ग्राम पॉजिटिव को देखें तो इसका मीट अंदर म्यूरेन ज़्यादा होता है, म्यूरेन पेप्टाइडोग्लाइकैन, ठीक है। इसमें 50% पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है। इसके अगर लेयर को देखें तो इसमें ग्राम पॉजिटिव में एक होता है और इसमें 2 लेयर होती हैं, इसमें स्लाइम और कैप्सूल भी आ जाता है ग्राम नेगेटिव में। इसमें एक लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव में और उसमें ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है, और ग्राम नेगेटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें लिपिड 1 to 4% होते हैं, जिसमें टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड होता है, ठीक है। और इसमें लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसैकेराइड ज़्यादा होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकैन इसमें 50% है, इसमें 10% है, ठीक है। लिपिड इसमें 1 to 4% है, इसमें 12% तक होते हैं। इसमें थिकनेस जो है वो 20 to 80 नैनोमीटर है, इसमें 8 to 11 नैनोमीटर है सेल वॉल की। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें नहीं होती, इसमें यस होती है आउटर मेम्ब्रेन कैप्सूल और वगैरह की।
mल्टीप्लाइंग कीटोन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट इन सम, प्रेजेंट इन ऑल, परमेबिलिटी मोर परमिएबल और ग्राम नेगेटिव लेस परमिएबल, जो कि इसके अंदर सेल वॉल के ऊपर दूसरी लेयर भी होती है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ ये डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। आगे है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये पूरे साइटोप्लाज्म को, यानी कि जिसको हम कहते हैं, उसको इसने सराउंड किया होता है। वेरी थिन और फ्लेक्सिबल होती है, और इसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल भी होती है, ठीक है। और ये सेल वॉल के नीचे होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी डेलिकेट इन नेचर, एंड थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो गया तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें इसकी मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यूकेरियोट की जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए ये अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन नहीं कर सकते इतनी इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। आगे इसके फंक्शन लिखे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, शुगर्स, इलेक्ट्रॉन्स और अदर मेटाबॉलाइट्स, ठीक है। ये इन सब की ट्रांसपोर्ट में को रेगुलेशन करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के एंजाइम भी होते हैं। अगर साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होता, ये जो आपका साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स का है, ठीक है। और प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन होता है जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स इज द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाइड, जिसको साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये लिंक करता है न्यूक्लियाइड मटेरियल को और सेल मेम्ब्रेन को। स्मॉल मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू इट रैपिडली, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर वेरी थिन, everything present within it is known as protoplasm। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज है, यानी कि न्यूक्लियोलाइड, राइबोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल, मेसोसोम, ग्रैन्यूल्स, कोई भी चीज है वो सारा क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अदर चीजें जो उसके अंदर होती हैं, तो इसमें क्रोमैटिन या जिसको क्रोमैटिन मटेरियल या जिसको न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, इसके अलावा राइबोसोम होते हैं, मेसोसोम्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसके अलावा क्रोमैटिन मटेरियल को हम न्यूक्लियोलाइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोलाइड को के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि डिस्पर्स्ड होता है, जो कि डिस्पर्स्ड होता है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसलिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क ही ये है कि उसके क्रोमोसोम के ऊपर, यूकेरियोट के क्रोमोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो फिर ये रियली डिस्टर्ब्ड होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये सेंटर में मौजूद होता है बैक्टीरिया, ठीक है। दिस मटेरियल इज ए सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सिंगल होता है लेकिन सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। इट एग्रीगेट एज ए इरेगुलर शेप डेंस एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोलाइड, जिसको क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं। दिस क्रोमैटिन बॉडी इज एक्चुअली एन एक्सट्रीमली लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, इट इज tightly folded so that fit inside the cell component. Then bacteria have a single chromosome, they are haploid। सारे बैक्टीरिया हैप्लॉइड होते हैं, जो कि एक ही बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड को जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फॉर द जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सर्कुलर होता है, ठीक है। दे हैव सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीनरी एंड नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसका कोई रोल नहीं होता बैक्टीरियल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
दे ऑफन कंटेन रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है वो इसी के ऊपर होता है। हैवी मेटल्स के रेजिस्टेंस का जीन होता है, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन आता है, इसलिए इसमें डिजीज के सारे रेजिस्टेंस जीन इसके ऊपर ही होते हैं। वो ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है, वो मेटल रेजिस्टेंस हो सकती है, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, सारे जीन इसके ऊपर होते हैं। राइबोसोम जो बने होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, इसलिए इनको राइबो प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़े होते हैं और थाउजेंड्स दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प आउट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम जो पड़े होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, दे आर स्मॉलर देन यूकेरियोटिक राइबोसोम। यूकेरियोट का राइबोसोम 80S होता है, ये वाला राइबोसोम 70S होता है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, मतलब जब डिवीजन होती है तकरीबन सारे बैक्टीरिया के अंदर सेंटर से मेम्ब्रेन इनवैक्यूलेट होती है, उसको हम मेसोसोम कहते हैं। ठीक है, और मेसोसोम जब अंदर की तरफ आती है तो उसके वेसिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं। वेसिकल मीन ट्यूब्यूल, यानी कि छोटी छोटी ट्यूब्स और लैमेलाई प्रोड्यूस हो जाते हैं। मेसोसोम आर इन्वॉल्वड इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ठीक है, डीएनए को दो में डिवाइड करती है, यानी कि जब डीएनए डिवाइड करता है बाइनरी एडिशन के दौरान, तो ये मेसोसोम अंदर की तरफ आती है, तो डीएनए को कट कर देती है दो पार्ट के अंदर, तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इसके अलावा ये वेसिकल बनाती है, ट्यूब्यूल बनाती है, लैमेलाई बनाती है। ठीक है, इसके अलावा इसका बाइनरी एडिशन में रोल होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम टू द मेम्ब्रेन व्हिच काज ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट ऑन द राइबोसोम। आगे ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडी, आपको पता ही है कि जो बैक्टीरिया हैं वो हाईली कम्पिटेंट इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उनको फूड की भी सप्लाई चाहिए होती है, इसलिए वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के अंदर अपनी एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर, फैट एंड फास्फेट। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्यूल्स स्टोर कर लेते हैं, तो जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो उसको यूज करके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। एंटीशियन सेल कंटेन वेस्ट मटेरियल दैट are subsequently excreted. For example, common waste material are alcohol, lactic acid and acetic acid. ये waste material की granules की फॉर्म में आता है और बाहर रिलीज हो जाता है। स्पोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोर्स। तो ये कुछ जो वेजिटेटिव सेल्स हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, वो एक्सोस्पोर बनाते हैं, जो एक्सटर्नल टू द वेजिटेटिव सेल्स चीज़ें बनती हैं उसको एक्सोस्पोर कहते हैं, और जो विदिन द वेजिटेटिव सेल्स बनती हैं उनको हम एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये बड़े हार्ड होते हैं, और इनको ये हार्ड एनवायरमेंटल कंडीशन को बियर कर लेते हैं, लाइक हाई टेम्परेचर, पीएच, केमिकल एजेंट, उनको ये रेजिस्टेंट कर लेते हैं। दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट। डॉर्मेंट जो नींद में हूँ, यानी कि जो स्लीपिंग में हूँ, दे आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज एंड आर प्रोड्यूस एट द लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ। एंड वाली स्टेज में ये प्रोड्यूस होते हैं। Spores are resistant to adverse physical environmental condition, like ये लाइट और हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेते हैं। डेसिकेशन, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर को निकाला जाता है उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। पीएच और केमिकल एजेंट को, अनफेवरेबल कंडीशन को ये बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट होकर वेजिटेटिव सेल बनाते हैं। सिस्ट भी उसी की टाइप है। सिस्ट आर डॉर्मेंट थिक वॉल्ड डेसिकेटिंग रेजिस्टेंट। डेसिकेशन क्या होता है? वाटर का ना होना, वाटर रिमूव हो जाना, तो डेसिफिकेशन इनको नहीं होती। डेसिकेशन रेजिस्टेंट फॉर्म एंड डेवलप ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल व्हिच कैन जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशन।
तो ये वेजिटेटिव सेल से बनते हैं और सूटेबल कंडीशन में ये ग्रो करते हैं। दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट, और जो है वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होते। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया तो दो तीन तरह की न्यूट्रिशन होती है। हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपनी फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटीरियल नीचे पड़ा होता है उसमें ये एंजाइम रिलीज करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, उससे जो सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसको ह्यूमस कहते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है सॉइल के अंदर उसको ह्यूमस कहते हैं। वो डिके ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल का बना होता है, यानी कि जो जब प्लांट्स का डिके होता है या एनिमल का डिके होता है उससे बनता है ह्यूमस, वहाँ से ये अपनी खुराक लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सैप्रोफिटिक कहते हैं। पैरासिटिक जो किसी एनिमल के होस्ट के अंदर रहते हैं और वहाँ पे वो डिजीज काज करते हैं और वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक ब्रूक्लिन एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, उनका अंदर होता है क्या चीज़ होती है, यही बात है, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, और क्लोरोफिल की कौन सी टाइप होती है, क्लोरोफिल 2 होता है इसकी। ठीक है, और वो अपना जो है खुराक खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो सल्फर का सोर्स होते हैं कुछ एनिमल के लिए। मसलन सल्फर की ज़रूरत होती है कुछ ऑर्गेनिज्म को, तो सल्फर प्रोवाइड करते हैं उनको और उनसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो कुछ केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। प्लांट्स में क्या होता है, वाटर यूज होता है और प्लांट में क्लोरोफिल 1 और क्लोरोफिल 2 सिस्टम होता है, इसमें सिर्फ 1 क्लोरोफिल सिस्टम यूज होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं और प्लांट्स क्या यूज करते हैं, वाटर और ग्लूकोज बनाते हैं और वाटर और सल्फर बनाते हैं। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमोनिया, नाइट्रेट, nitrite, sulfur or parasite and trap the energy thus released for their synthetic technique। तो जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो अमोनिया को यूज करते हैं, नाइट्रेट को यूज करते हैं, नाइट्राइट को यूज करते हैं, सल्फर को यूज करते हैं और फेरस को यूज करते हैं और अपनी एनर्जी बनाते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आप कह सकते हैं ये फोटोसिंथेटिक। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में भी एरोबिक, अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हो रही है उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे, और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रही है उसको हम एनरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में सर्वाइव करता है, उसको हम फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। Some bacteria require low concentration of oxygen for growth and are known as microaerophilic। जिनको बहुत लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो माइक्रोएरोफिलिक होते हैं। ये स्यूडोमोनास इज एन एरोबिक बैक्टीरिया, इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर देयर रेस्पिरेशन। स्पायरोकीट इज एन एनारोबिक बैक्टीरिया। ई कोलाई इज ए फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ग्रो कर सकता है। And Campylobacter is a macroaerophilic bacteria, यानी कि बहुत कम ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ग्रो करता है। Campylobacter। Growth and reproduction bacteria growth refer to commonly to increase the number of bacterial cells। ठीक है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64। ये बाइंड्री फिशन के जरिए होता है। ये सेल जो है पहले उसका साइज बड़ा होता है, साइज का बड़ा होने से जो क्रोमोसोम है वो भी डुप्लीकेट होता है। फिर दरमियान में जो सेल वाल है वो सेंटर से
मेरिज्म उससे बनता है और नीचे की तरफ जाता है। और ठीक है, तो सेंटर से डिवीजन होती है और सेंटर में ही जो है डीएनए पड़ा होता है वो दो हिस्सों में कट जाता है और इस तरह दो नए सेल बनते हैं और इस तरह ये प्रोसेस जनरेशन का चलता रहता है। ये आप देखें, ये बैक्टीरिया है, ये लार्ज हुआ साइज में, इसके अंदर से दो क्रोमोसोम बने, ठीक है, रेप्लिकेशन के अमल से। फिर ये इन्वर्ट इन्वेजिलेशन हुई सेल की और सेल दो हिस्सों में कट गया, तो दो डॉटर बाइनरी रीजन के जरिए बने। तो इसमें ये 4 फेजेस आपको बड़ी पूछी जाती हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेप्थ फेज, डिक्लाइन फेज, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं चार्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लैग फेज क्या होती है? इट इज द फेज ऑफ नो ग्रोथ। लैग फेज में कोई ग्रोथ नहीं होती है, बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीजन, उसमें वो प्रिपेयर कर रहा होता है कि डिवीजन स्टार्ट करे, ठीक है। लोग फेज में क्या होते हैं कि इट इज रैपिड फेज ऑफ ग्रोथ। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ डिवीजन हो रही होती है लॉग फेज में। स्टेशनरी फेज, इसमें जो डिवीजन और डेथ और डिवीजन और रिप्रोडक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का रेट इक्वल होता है, यानी कि जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी ही डेथ हो रही है, यानी कि बैक्टीरियल डेथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डेथ एंड डिक्लाइन फेज, इसमें जो है जो टाइम प्रोसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है, तो इसमें डेथ रेट ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया लेक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, लेकिन कुछ के अंदर जो डीएनए की ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट कंजुगेशन के जरिए, और इसमें पिलाई हेल्प आउट करते हैं। मैंने आपको बताया कि पिलाई के जरिए एक बैक्टीरिया दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ से फिर कंजुगेशन ट्यूब बनती है और वहाँ से डीएनए एक बैक्टीरिया का दूसरे में जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हर जगह मौजूद है, ठीक है। दे आर हाईली अडाप्टेबल, क्योंकि ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। कैसे? बाय मेकिंग स्पोर्स। दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कंप्लीशन ऑफ साइकिल ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन। जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर के अंदर पड़ा होता है, सल्फेट आयंस या नाइट्रोजन आयन, इनको यूजफुल नाइट्रोजन में, फास्फोरस और सल्फर और कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। देखो, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ये डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज हो रहा होता है, फूड में यूज हो रहे हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ड्रग्स में यूज हो रहे हैं, ठीक है, एंड बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, मसलन इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है तो उसका न्यून हम प्लाज्मेट के अंदर डाल के बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उससे इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। बायोटेक्नोलॉजी में इसका रोल है। फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का रोल है एंजाइम प्रोडक्शन में, ठीक है। ड्रग्स की प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, अगर बैड बैक्टीरिया हैं तो वो फूड को खराब कर देंगे, इसे प्रोड्यूस करके वेजिटेबल्स को खराब कर देंगे, डिजीज का। मैनी प्लांट पैथोजन एडवर्सली इफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ये तबाह कर देंगे। मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है कि ये डिजीज काज करते हैं, 200 से ज़्यादा स्पीसीज बैक्टीरिया की हैं जो डिजीज काज करती हैं, ठीक है। मैनी बैक्टीरिया नॉर्मली इनहिबिट द बॉडीज ऑफ मैन, और वहाँ पे वो डिजीज काज करते हैं। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया हम एसेंशियल इन होम इंडस्ट्री एज वेल एज मेडिकल फील्ड। अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो ये खतरनाक हो सकते हैं, डिजीज काज कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज। Spoilage of food and other industries can be inhibited by controlling microorganisms। ये हम कैसे करते हैं? by using फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कौन कौन से हैं? इसमें हम स्टीम यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर का हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं। ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरिया। दीज आर फिजिकल मेथड टू प्यूरिफाई द आवर यानी कि नेचर, ठीक है। फूड के अंदर अगर आपने करना है या फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये फिजिकल मेथड, मोस्टली जो रेडिएशन का मेथड है, ये आजकल फूड को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज होता है। दिस
The process in which we use physical agent to control bacteria, microorganism is known as sterilization process. ये सारे sterilization process हैं. Sterilization is the destruction of all form of microorganism. High temperature is usually used for the microbiological labs for control of microbe. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब को हमने ग्रो करना खत्म करना है तो पैट्री प्लेट्स को हम हाई टेम्परेचर के ऊपर हॉट वेव ओवन के अंदर रख देते हैं। इसके अलावा हम ऑटोक्लेव के अंदर रख देते हैं, वो स्टीम मेथड है, ऑटोक्लेव वाला स्टीम मेथड है, ठीक है। उसमें हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और 15 psi प्रेशर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से माइक्रोबियल स्पोर भी किल हो जाते हैं। हालांकि स्पोर हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करते हैं। बोथ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट जो हम ओवन यूज़ करते हैं और मॉइस्ट हीट जो हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। मॉइस्ट हीट काज पॉपुलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन इकट्ठी हो जाती है और डेथ हो जाती है माइक्रोब। ड्राई हीट का ऑक्सीडेशन, उसमें ड्राई हीट में ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है माइक्रोब। सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलो 300 नैनोमीटर लाइक गैमा रेज, ये बड़ी इफेक्टिव है माइक्रोब को किल करने के लिए। हीट सेंसिटिव कंपाउंड लाइक एंटीबायोटिक, सेरा हार्मोन्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। तो मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए भी हम फिल्टर क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रोक लेते हैं और आपकी फूड साफ हो जाती है। तो केमिकल मेथड में आप यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट एंड केमोथेरेप्यूटिक एजेंट। केमोथेरेप्यूटिक एजेंट ये जो एंटीबायोटिक ड्रग होती है। केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड इन लिविंग टिश्यू दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। ये याद रखना है, जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है वो फिजिकल मेथड से होता है और एंटीसेप्टिक जो है वो केमिकल्स होते हैं। द इम्पोर्टेंट केमिकल एजेंट्स दैट यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्टेंट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। कहते हैं जो हम केमिकल एजेंट यूज करते हैं, या तो वो माइक्रोब की ऑक्सीडेशन कर देते हैं या रिडक्शन कर सकते हैं। मसलन मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हैलोजन हैं, फिनोल्स हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड है, 70% एथेनॉल यूज करते हैं या 95% यूज करते हैं। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटेड सेल्स एंड आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग। केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आर एंटीबायोटिक। केमोथेरेप्यूटिक एजेंट ये पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो स्टॉप करती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। या तो ये रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देंगी, या ये ट्रांसक्रिप्शन को या ट्रांसलेशन को, या ये सेल वॉल सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। मसलन पेनिसिलिन है, ये सेल वॉल सिंथेज एंजाइम को ब्लॉक करती है। These are sulfonamides, tetracycline, penicillin, they destroy and reduce the growth of microorganisms in liver tissue। ठीक है, तो माइक्रोसिटल वो होती हैं जो माइक्रोब्स को किल करती हैं, ठीक है। माइक्रो बायोस्टैटिक inhibit the reproductive capacity of the cells and mood affection of different chemical and physical agent of control vary. Damage can result malfunction in cell wall, cell membrane, resulting cytoplasmic enzyme and nucleic acid। किसी को भी ये बुला कर सकते। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होता है, हम कोई बैक्टीरिया है उसमें से हार्मफुल जीन निकाल लेते हैं, तो वो एक जब इनॉकुलेट करते हैं उस बैक्टीरिया को, तो वो अंदर जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो जब हार्मफुल बैक्टीरिया आता है तो वो एंटीबॉडीज उसको खा जाती है। तो फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल माइक्रोबियल डिजीज थ्रू इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीनेशन, एंटीसेप्टिक यानी कि आप यूज करते हैं डिफरेंट हाई टेम्परेचर, केमोथेरेपी जिसमें आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और एंड पब्लिक हेल्थ मेजर वाटर प्यूरिफिकेशन जिसमें पानी को आप प्योर करते हैं, सैवेज डिस्पोजल अच्छा करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन अच्छी करते हैं। पास्चर ने क्या किया था, मेड मैनी डिस्कवरी कंसर्निंग द काज एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। मसलन इसने सबसे पहले बैक्टीरिया जो कालरा करता है उसको सेपरेट किया, उसका प्योर कल्चर बनाया, फिर उसको
उसने हेल्दी हेल्दी चिकन के अंदर डाला तो वो भी इफेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसने ओरल कल्चर लिया, तो ओरल कल्चर से जब इसने को इफेक्ट किया तो वो उसको कालरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है जो ओल्ड कल्चर वाले हैं उसमें वैलेंस कम होती है और वो बीमारी से बचाते हैं। To prove that he really had isolated the bacteria responsible for this disease, Pasteur made use of the fundamental technique devised by the course जो हमने theory पढ़ चुके हैं। He arranged the experiment for public demonstration in which he repeated an experiment and had been successful in many previous trial in history। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसने पहले हेल्दी चिकन को नॉकुलेट किया तो उसमें उनको कालरा हुआ और वो डाई हो गए। फिर इसने ओल्ड कल्चर लिया, उससे नॉकुलेट किया तो उनको नहीं हुआ। तो इसने कहा कि जो ओल्ड होते हैं उसमें वैनोलसबिलिटी कम होती है और वो डिजीज काज नहीं करते। इसके अलावा Pasteur next applied this principle of inoculation with the attenuated culture to the prevention of anthrax। इसके अलावा उसने एटेनुलेटेड कल्चर यानी कि हार्मफुल जीन निकाल दिया जो डिजीज का करता है, फिर उसको यूज किया तो वो डिजीज नहीं हुई। इसके बाद ही कॉल्ड द एटेनुलेटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एज ए वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन की जो वर्ड आया था वो को से आया। को सबसे पहली वैक्सीन जो है वो कोपोक्स की बनी थी, इसलिए को मीन वैका और सीन यानी कि इम्यूनाइजेशन। तो इसके अलावा जो पास्चर जो है इसने ऑनर्ड किया किसको, एडवर्ड जेनर, जिसने सबसे पहले को के अंदर वैक्सीनेशन एक बच्चे को कोपोक्स की जो है पुराने कल्चर की डोज थी तो उसको कोपोक्स स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। ठीक है, तो उससे फिर ये जो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो पर्याप्त हुआ। इसके बाद रेबीज की वैक्सीनेशन हुई और फिर जो कि डॉग्स और कैट्स और उसके पागल कुत्तों, पागल बिल्लियों और दूसरे एनिमल के काटने से होती है। यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक। अगर आप एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो माइक्रोब की ग्रोथ को काम करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं एंटीबायोटिक तो रेजिस्टेंट हो जाती हैं, बैक्टीरियल स्ट्रेन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं बैक्टीरिया, फिर उस दवाई से काम उनका वो नहीं मरते। अगर एक ही एंटीबायोटिक आप उसकी डोज बार बार यूज करते हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाती है, इसलिए फिर जो डॉक्टर्स हैं फिर चेंज करते हैं। और कुछ जो हैं वो एंटीबायोटिक एलर्जिक रिएक्शन शो करती हैं, लाइक पेनिसिलिन हो गया। इसी तरह स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन इफेक्ट योर ऑडिटरी नर्व, जो सुनने वाले हैं, और वीकनेस का कर सकते हैं, सुनना आपको काम हो सकता है। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन जो है वो परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ योर टीथ कर सकती है। ये बार बार आता है एमडी कैट में। टेट्रासाइक्लिन जो है वो डिकलरेशन ऑफ टीथ में करते हैं। और ये भी आता है बाल काट के पेनिसिलिन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन करती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आपके ऑडिटरी नर्व को अफेक्ट करती है। आगे है सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जो है उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो ये अपनी खुराक इनऑर्गेनिक मटीरियल से खुद तैयार कर सकते हैं। तो इनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये ट्रू प्रोक्रियोर्स हैं क्योंकि इनके अंदर मेम्ब्रेन बहुत ऑर्गेनेली नहीं होते। इनकी बड़ी वैरायटी ऑफ शेप्स होती हैं। इनका डायमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। कॉलोनीज में भी होती हैं और वेरियस शेप फिलामेंटस भी होती हैं। इसके अलावा ये चेन्स ऑफ सेल्स भी होती हैं, जिसको जिस तरह तस्वीर नहीं होती 3-4 तस्वीरें इकट्ठी रखी हूँ तो उसको हम ट्राइकोम कहते हैं। दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल, जिसके अंदर भी पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो कम होती है। दे लेक फ्लैजेला एंड ऑफन यूज गैस वेसिकल टू मूव इन द एयर। ये सियानोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से एग्जाम में आ जाता है कि ये फोटोसिंथेटिक है, इसका साइज क्या है, इसकी शेप्स क्या है। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव टाइप की तरह का होता है, इसमें फ्लैजेला नहीं होता। ठीक है,
तो ये फिलामेंटस स्पीशीज होती है और ग्लाइडिंग इसकी नेचर होती है, ग्लाइडिंग। ठीक है, ये इसकी जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है वो यूकेरियोट की तरह होती है, लेकिन इसमें फोटोसिस्टम 2 होता है सिर्फ। दे कैरी आउट ऑक्सीजनेटेड फोटोसिंथेसिस, दे यूज वाटर। दूसरे बैक्टीरिया यूज करते हैं सल्फर को, ये वाटर को यूज करता है, जिस तरह यूकेरियोट वाटर को यूज करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूज फाइकोबिलन, एन एक्सेसरी पिगमेंट होता है ये जो साइनोबैक्टीरिया, ये आपने याद रखना है, फाइकोबिलन। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द कंपोनेंट लोकेटेड इन द थाइलाकाइड मेम्ब्रेन लिंक्ड टू द पार्टिकल कॉल्ड फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोसियानिन पिगमेंट इज देयर प्रोटोमिनल, ये फाइकोसियानिन की वजह से इसका ब्लू कलर नजर आता है। इज देयर प्रीडोमिनेंट फाइकोबाइलन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द assimilated through Calvin cycle। और यहाँ पे ये जो फाइकोसियानिन है, यहाँ पे भी कैल्विन साइकिल चलता है। इसमें ग्लाइकोजन का रिजर्व एज ए फूड मटेरियल होता है। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, चेन में जहाँ पे सबसे बड़ा सेल होता है वहाँ से टूटता है और उससे फ्रैगमेंट्स बनते हैं। इसमें हार्मोगोनिया बनता है, एकेनाइट्स बनता है, हेट्रोसिस्ट बनते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो रेस्टिंग फेज होती है इसको हम एकेनाइट्स कहते हैं, ये हेट्रोसिस्ट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी। ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, दे हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सेल, यानी कि अल्कलिनिटी दोबारा लाने के लिए। साइनोबैक्टीरिया हैव हेट्रोसिस्ट व्हिच आर हेट्रोसिस्ट, जो चेन के अंदर सेल्स होते हैं उसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। व्हिच आर हेल्पफुल इन द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सल्फर बैक्टीरिया वो सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। ओसिलोटोरिया एंड फ्यू अदर साइनोबैक्टीरिया कैन यूज पोल्यूशन इंडिकेटर, जहाँ पे पोल्यूशन होती है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। दे हैव symbiotic relationship with proton, fungi and nitrogen fixing species from association with flowering plants। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोटोजोआन को नाइट्रोजन देते हैं, फंजाई को नाइट्रोजन देते हैं, जियोस्पर्म को नाइट्रोजन देते हैं और उसके बदले में वहाँ से एनर्जी लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन मोस्ट लाइकेन एसोसिएशन। फोटोसिंथेटिक पार्टनर होते हैं जो छोटे प्लांट्स होते हैं। Many species of cyanobacteria form water blooms where they often impart unpleasant smell। और जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पे ये थोड़ी जल्दी से ग्रो करते हैं और वाटर ब्लूम बनाते हैं और वो अनप्लेजेंट स्मेल वहाँ से आती है। ठीक है, और ये अनफिट होती है फॉर कंजप्शन सम। और अगर कुछ एनिमल वहाँ का पानी पी लेंगे तो उनके अंदर वेरियस टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, वो लाइफ स्टॉक और दूसरे एनिमल को खतरा पहुंचा सकते हैं। दूसरा एनिमल है नॉस्टॉक, इज ए कॉमन टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल साइनोबैक्टीरिया। टेरेस्ट्रियल मीन जो जमीन पे रहता है, सब एरियल जो जमीन में भी रहता है और चट्टानों पे भी रहता है। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अल्कलाइन सॉइल एंड मार्श रॉक्स एंड क्लेव्स। ये सारे जो साइनोबैक्टीरिया है और नॉस्टॉक ये अल्कलाइन पीएच पे ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं। मार्श रॉक्स एंड क्लिफ्स, मार्श रॉक्स यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। नॉस्टॉक फॉर्म ए जेली लाइक मास, इसकी जेली लाइक मास बनती है विच न्यूमरस फिलामेंट आर एम्बेडेड। स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइकोम आर अनब्रांच्ड एंड पियर बीटेड। जिस तरह तस्वीर नहीं होती उस तरह से ये होते तो अनब्रांच्ड हैं लेकिन बहुत ही लंबी बीट होती है तस्वीर की तरह। ठीक है, इंडिविजुअल सेल आर मोस्टली स्फेरिकल बट समटाइम बैरल शेप आर सिलेंड्रिकल। ठीक है, ऑल सेल्स इन ट्राइकोम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट इंटरवल्स आर फॉर्म स्लाइटली लार्ज राउंड लाइट येलोइश थिक कॉल्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। जो लार्ज शेप के होंगे उनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं और मोस्टली ये इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग में।
ट्राइकोम मोस्टली ब्रेक नियर हेटेरोसिस्टर एंड फॉर्म हार्मोगोनिया, और जहाँ से ये ब्रेक होती है एकनाइट के पॉइंट पे ये ब्रेक होती है और हार्मोगोनिया बनता है, इनके फ्रेगमेंट बनते हैं। देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक but it reproduces sexually by making harmogonia. Harmogonia are formed from the filament break at different point into smaller pieces. ठीक है, तो जहाँ पे वो सेल ज़्यादा ग्रो करेगा वहाँ पे एक नाइट थिक मटेरियल होगा, वहाँ से ब्रेकेज होगी। दिस इज ड्यू टू द डेथ एंड डिके ऑफ ऑर्डिनरी सेल्स एंड द हेटेरोसिस्ट मे सर्व एज ए ब्रेकिंग पॉइंट। और हेटेरोसिस्ट भी ब्रेक होते हैं मोस्टली। Reproduction can also be due to aconite formation. Aconite are thick walled enlarged vegetative cell which accumulate food and become resting. ये जो एक्नाइट सेल्स होते हैं ये रेस्टिंग सेल्स होते हैं और वहाँ पे ये डॉर्मेंट पोजीशन पे रह सकते हैं और भी सबसे बड़ी होती हैं। On arrival of favorable condition they form normal vegetative cells. आगे है bacterial arrangement in packet of 8 cells is called sarcina. The shape and arrangement of is diplopocus. ये जो है ये स्टेट दो सेल के बने होते हैं। Pili are the tubular shaped in bacteria that serve as a mean of reproduction. ठीक है, ये conjugation tube इसमें बनती है। Are usual type of bacteria that live in extreme habitat. तो स्टीम हैबिटेट्स के ऊपर कौन सा बैक्टीरिया रहता है? सियानोबैक्टीरिया भी रह सकता है। इज ए बैक्टीरियम दैट इज फोटोसिंथेटिक। ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, सल्फर ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। इससे सियानोबैक्टीरिया नास्टा के दिन सियानोबैक्टीरिया सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी इज ए सियानोबैक्टीरिया, इसमें सियानिन होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा। कॉल्ड एज ए ब्लूम फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। नास्टा में ब्लूम बनता है। Use of antibiotic is one of the means of controlling bacterial microbial diseases. Name the general characteristic that could be used to define the proteus. आपको बताइए well defined nucleus नहीं होता, membrane bound organelles नहीं होते, ribosome 70S होता है, तो ये सारे characteristic हैं। Do any other microbial group beside bacteria have prokaryotic cells? ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इन व्हाट हैबिटेट आर बैक्टीरिया फाउंड? हर जगह मौजूद होते हैं। गिव सम जनरल मीन्स बाय व्हिच बैक्टीरिया ड्राइव न्यूट्रिएंट। ये फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, केमोसिंथेटिक भी हो सकता है। लिस्ट फंक्शन दैट सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म इट, तो वो ज़्यादा है। ये न्यूट्रिशन की ग्रो ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, ये प्रोटीन की, ये शुगर्स की, ये दूसरी मॉलिक्यूल की भी, मेटाबोलाइट्स की भी ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है। व्हाट आर मेसोसोम? ये सेल मेम्ब्रेन से इन्विजिलेशन बनती है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करते हैं और डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। व्हाट इज द यूनिक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम? ये 70S होते हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। ड्रा द 3 बैक्टीरियल शेप्स, इसमें राउंड शेप आ जाएंगे, कोकाई टाइप, स्पाइरल शेप, और वो आप ड्रा कर लीजिएगा, और रॉड शेप। नेम द बैक्टीरियम दैट हैव नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा। Diagram stain discharge from the DPS shows tocci is irregular grape-like cluster. What is most likely the genus of Staphylococcus? Draw an outline and label Staphylococcus and Diplobacilli and Staphylococci. ये मैं आपको पीछे करा चुका हूँ। You observe a culture of predominantly round bacteria that, though apparently fully divided, nevertheless have failed to separate, thus resulting a long chain of cells. What the generally might you can call such an arrangement? तो round है तो ये Staphylococcus होगा। Next the following description with the best answer. Division in one plant, 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और ये आप देख लीजिएगा उधर से। एक्सटेंशन क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये पीछे मैं बता चुका हूँ, पता है ग्राम पॉजिटिव, इसमें ग्राम पॉजिटिव में
पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव में कम होता है। इसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं, इसमें लिपिड कम होते हैं, इसमें लिपिड ज़्यादा होते हैं। इसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। इसमें टिकोइक एसिड और ये सारी देख लीजिएगा। राइट एंड काउंट ऑफ डिफरेंट मेथड यूज्ड इन कंट्रोलिंग फैक्टर। इसमें केमोसिंथेटिक प्रोसेस हैं और एक फिजिकल मेथड है और दूसरा केमिकल मेथड है। डिस्कस द रोल ऑफ एंटीबायोटिक एंड इम्यूनाइजेशन इन कंट्रोलिंग द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक आ जाएंगी पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन जो कि, और इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन आ जाएगा। व्हाट प्रॉब्लम कैन राइज ड्यू टू द मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएंगे अगेंस्ट एंटीबायोटिक अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं। डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये भी हमने किए हैं। और राइट ए नोट ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी क्या आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। शेप ऑफ बैक्टीरिया ये भी मैंने आपको बता दिया। फ्लैजेला एंड लाई ये भी आपको बता दिया है। फ्लैजेला लंबे होते हैं, फिलाई छोटे होते हैं। फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं, ये सेक्सुअल कंजुगेशन में हेल्प आउट करते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपका बाइनरी फिशन होती है और दूसरा कंजुगेशन होती है। दैट्स ऑल। और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को